नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थ आईएएस। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मैथ और रीजनिंग का वीडियो देखा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग जाके देख लीजिएगा जो भी नए व्यूवर्स हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो भी हम मटेरियल इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 to 8, ये बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज 6 to 12 एनसीईआरटी का सीरीज होगा, जिसमें हम पूरे अच्छे तरह से एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। और हम पूरे बुक को न डिस्कस करके हम मेन उसका जो फैक्ट है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, समरी, उसको हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप पार्थ आईएएस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाके पार्थ आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पूरा समरी एनसीईआरटी का हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। हम लोग आज क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साइंस का। समझिए, ये क्लास 6 का है साइंस। तो पहले हम चैप्टर देख लेते हैं। पहला अध्याय है भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा है भोजन के घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र, तंतु से कैसे वस्त्र बनाया जाता है उसे। चौथा अध्याय है वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण। छठा अध्याय है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। उसके बाद है पौधों को जानना। उसके बाद है शरीर में गति, 8वां अध्याय। उसके बाद आगे चलते हैं, 9वां अध्याय में है सजीव, उसका परिवेशन, सजीव और परिवेश। उसके बाद है गति एवं दूरियों का मापन। उसके बाद है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ। उसके बाद देखिए चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल। और 15वां अध्याय है हमारे चारों ओर वायु। और 16वां अध्याय है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो ये 16 अध्याय है। 16 अध्याय को हम सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे, और ये समरी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से एग्जामिनेशन में यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भोजन के घटक में कुछ ऐसा नहीं था। उसके दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक, एक है भोजन कहाँ से आता है। फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक से हम दूसरा चैप्टर से ये दूसरा चैप्टर का समरी है। तो देखिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाला रोग और विकार, यहाँ से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है और आगे भी आता आएगा। देखिए, ये सब कुछ प्रमुख शब्द बगल में मिलेंगे। इस शब्द को आप ढूंढने का कोशिश करिएगा, चाहे गूगल से करिए चाहे बुक से करिए। समझिए, ये सब शब्द के मीनिंग जानिएगा, क्या होता है वेरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा क्या है, वसा क्या है, खनिज क्या है, पोषक, प्रोटीन, रुद्रांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, ये सब क्या हैं, इसको ढूंढिएगा जिससे आपको शब्दकोश में इजाफा हो और ये शब्द के बारे में समझिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वेरी किसके कमी से होता है, ये भी होता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो विटामिन ए समझिए, इसका विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, तो दृष्टिहीनता होता है। कमज़ोर दृष्टि, इसके लक्षण क्या है, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। उसके बाद है विटामिन B1, इसका बेरी होता है, बेरी नामक रोग होता है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। उसके बाद विटामिन C, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकालना। विटामिन D, रिकेट्स, हड्डियों का मुलायम होकर टूट जाना। उसके बाद है कैल्शियम, अस्थियाँ और दंतक्षय, कमज़ोर अस्थियों और दंतक्षय होता है इसके कारण। आयोडीन के कारण इसको घेगा
बोलते हैं घेघा रोग भी होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकास का विकलांगता, लोहा के कमी से क्या चीज़ होता है, एनीमिया होता है, उसको रक्तता बोलते हैं हिंदी में। इसके कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर का समरी था और यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इसका कुछ है, हमारे सारांश देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। समझिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा। प्रोटीन और खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा रोगों से लड़ने के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर से रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद देखिए, संतुलित आहार में हमारा शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रुरांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। समझिए, उसके बाद है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर हम डाइट संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में अनेक रोग और विकार उत्पन्न होगा। तो ये इसका सारांश था। समझिए, अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप बनाइएगा और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कोई हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। समझिए, देखिए पहला है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब है जो हो जाएगा। समझिए, उसके बाद देखिए इसका चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ प्रमुख शब्द है, इसको आप देखिएगा। अपरदर्शी, खुरदरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी पदार्थ, धातु, कठोर, ये सब देखिएगा आप। उसके बाद चलते हैं इसके सारांश पे। हमारे देखिए, पहला है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी है। जितना भी हमारा वस्तु है वो कोई ना कोई पदार्थ से बना है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। यानी कोई एक भी पदार्थ से बन सकता है और एक से अधिक पदार्थ से भी बन सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ चिकने होते हैं। समझिए, उसके बाद है कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं तो कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे पारदर्शी होते हैं और कुछ पदार्थ जैसे अपारदर्शी होते हैं। लकड़ी और धातु पदार्थों को उसके गुण में समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो ये इसका चैप्टर का सारांश था। आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आगे चलते हैं, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, यहीं से आपको एग्जामिनेशन में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब अगला चैप्टर सारांश है हस्तचयन, निष्वासन, चालन, अपसादन, निस्तारण, निस्दयन, मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियाँ हैं। ये सब विधियाँ हैं जिससे पदार्थों को अलग किया जाता है, एक पदार्थों को दूसरे पदार्थ से अलग किया जाता है। जैसे अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज से भरी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन क्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत से भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो कौन से विधि द्वारा किस पदार्थ को अलग किया जाता है, ये था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है द्रव तथा उसके अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन
का उपयोग से पृथक किया जाता है। उसके बाद है किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में खुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं वो समझिए। उसके बाद है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जाता है, समझिए। ओके। उसके बाद है जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। मतलब कहने का मतलब है जल है जो विलेय पदार्थ के विभिन्न मात्राएं को घोलता है। इसका अभ्यास प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड है, ये वर्ड को आप देखिएगा, यहाँ से भी आपको कुछ मिलेगा। जैसे सीरा क्या कहते हैं, पत्तियों में सीरा कहाँ होता है, तो ये वर्ड आप देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा करेगा। ओके। उसके बाद है समानता पौधों का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में विभाजित किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फूल होते हैं। उसके बाद है समानता पत्तियों में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियों में सिराओं का निरूपण सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर होता है, समझिए। तो उसके बाद आगे चलते हैं। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषित करता है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता बनाए रखता है। उसके बाद है जड़ है जो दो प्रकार के होते हैं, मूसला और रेशेदार जड़। उसके बाद है जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। तो कहने का मतलब होता है कि जलिका रूपी विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है, यानी, और जो समानांतर सिरा होता है उसमें रेशेदार जड़ होता है। समानांतर सिरा देखे हैं ना, जैसे समानांतर इस तरह से सिरा होता है पत्तियों में, तो ये रेशेदार जड़ होगा, समझिए। उसके बाद है पुष्प के अंग है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये पुष्प का अंग है। और कौन कहाँ होता है, ये आपको हम जब पढ़ाएं तो उस समय साइंस वहाँ हम बता चुके थे कि पुंकेसर कहाँ होता है और स्त्री केसर कहाँ होता है और निषेचन कैसे होता है, ये सारे हम बता चुके हैं। चलिए, उसके बाद ये है अभ्यास प्रश्न, इसको आप हल करिएगा, हल हो जाएगा आसानी से। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, ये वही चैप्टर था जो हम आपको पढ़ाएं। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर ये है, इसको आप देखिएगा, ये वर्ड को और खोजिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम सारांश पर आते हैं। इसमें भी पहला है अस्थि उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। जो अस्थि और उपास्थि है दोनों मिलकर मानव कंकाल बनाते हैं। शरीर का पिंजर बनाता है, इसे एक आकृति भी देता है। जो शरीर को पिंजर बनाता है, एक आकृति देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? कंकाल, समझ गए। उसके बाद देखिए आगे, पेशियों से जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलाव से अस्थियां गति करती है। उसके बाद है अस्थियों की संधि अनेक प्रकार की होती है। यह संधि की प्रकृति एवं गति दिशा पर निर्भर करता है। उसके बाद है पक्षियों के दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। उसके बाद है सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलय गति करते हुए आगे बढ़ता या फिसलता है। यह बहुत सारी अस्थियां एवं
उसके जुड़ी पेशियां शरीर को आगे धक्का देती है। उसके बाद है तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ पैर, ये पूछता है 3 जोड़ी पैरें 2 जोड़ी आँखें होती है किसमें? तिलचट्टा में। तिलचट्टा को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केचुआ शरीर, अब देखिए केचुआ शरीर की गति पेशियों के संकोचन के कारण होता है उसमें, और जो घोंघा होता है वो पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव 1 से 2 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए इसका अभ्यास प्रश्न कर लीजिएगा। अब है जैव, अब देखिए ये है आपका जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, सजीव आवास, एक बर्ड है जो आप देख लीजिएगा। बर्ड से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं बर्ड को आप खोजिएगा इंटरनेट के माध्यम से चाहे बुक के माध्यम से। अब चलिए इस सारांश देखते हैं। किसी स्थान का परिवेश जो पौधे और जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं वो उसको आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। पौधों और जीवों का विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं, एडेप्शन कहते हैं अंग्रेजी में। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः अस्थायी जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत हैं, यानी जलीय आवास या स्थल आवास 2 ही अभी है। विभिन्न प्रकार के आवासों में सजीव की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक कहलाते हैं। जैव घटक में कौन कौन आते हैं क्वेश्चन पूछा है, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों जैव घटक में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है आगे। उसके बाद है चट्टान, मिट्टी, वायु, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। अजैव घटक में कौन कौन है, ये आपको यहाँ से जैव और अजैव से क्वेश्चन जरूर रहेगा, देखिएगा एग्जामिनेशन में। सजीव वस्तुओं के कुछ अन्य समान लक्षण हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, श्वास, उत्सर्जन, पर्यावरण इत्यादि वृद्धि करने में और गति करने में सहायक होते हैं। यही उसका अभ्यास प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में हम पैर और अंगुलियों द्वारा दूरी को मापते थे और उससे हम आगे काम लेते थे। उसके बाद है अब हम मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय एसआई पत्ती में उपयोग करते हैं और समस्त संसार में इसकी मान्यता है। एसआई, जैसे एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर है और सब का मात्रक अलग अलग है। एसआई मात्रक हम पढ़ाए हैं वीडियो में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा साइंस के वीडियो जाके। सरल रेखा के अनुदिश गति करने को सरल रेखीय गति कहते हैं, जो सरल रेखा, और जो वृत्तीय पथ में करता है उसको वृत्तीय बोलते हैं, समझिए। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात होता है उसको आवर्ती गति कहते हैं। ये था और इसका अभ्यास प्रश्न है, यहाँ से आप देखिएगा। चलते हैं उसके बाद। अब देखिए, अब है अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने ओर से होकर जाने नहीं देता है, जैसे लकड़ी, लोहा, ये प्रकाश को नहीं जाने देता है। पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश चला जाता है। अब पारभासी वस्तु जिससे प्रकाश के कुछ ही अंश जाता है। उसके बाद है जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो छाया बनता है। साधारणतः सामग्री में सूची कैमरा बनाया जाता है, इसका उपयोग सूर्य अतिदीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। उसके बाद है दर्पण, प्रवर्तन से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छाया से अधिक भिन्न होते हैं और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये इतना प्रकाश से फैक्ट था। और जैसे ही आपको हम 7th क्लास का NCERT का समरी बताएंगे वहाँ पर ये डिटेल में आपको मिलेगा, समझिए। उसके बाद अगला चैप्टर आते हैं विद्युत। विद्युत है, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक घन और एक ऋण। विद्युत बल्ब में फिलामेंट एक होता है और ये फिलामेंट किसका बना होता है वो आप कमेंट में बताइएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जल उठता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत सेल एक टर्मिनल एक दूसरे टर्मिनल में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा प्रवाह को रोकता है और प्रारंभ करने में सहायक होता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा
प्रवाहित हो सकती है वो चालक कहते हैं, और जिससे नहीं होता है उसको अचालक बोलते हैं, उसको विद्युत रोधक भी बोलते हैं। चलिए ये सारांश था। उसके बाद आगे आते हैं, चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिससे चुंबक बनाया जाता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट कुछ पदार्थ को आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वो उसको अचुंबकीय बोलते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। स्वतंत्र लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। जैसे चुंबक को लटकाइएगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में उसका पोल आके ही रुकेगा। समझिए, 2 समान कहता है असमान चुंबक आकर्षित करता है और जबकि समान चुंबक विकर्षित करता है। समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वर्ड को आप देख लिया, जलवाष्प किसको बोलते हैं, संघनन, वाष्पीकरण, ये क्या है। यहाँ से भी जल चक्र किसको बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद है जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प बनता है। समझिए, जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटे छोटे बूंदे बनाती है जो बादल जैसा दिखाई देता है। उसके बाद है छोटी सी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। उसके बाद है वर्षा, ओले तथा हिम झील, कुआं, मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। जब बरसात होता है तो जल पुनः मिट्टी में जाता है। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आती है तब लंबे समय तक वर्षा न होने से सुखाड़ हो जाता है। जब अधिक वर्षा होता है तो बाढ़ आता है और नहीं आएगा तो सुखाड़ हो जाएगा। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है और कितना है 2.4%। इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग से इसका उपयोग करें, जल को बर्बाद नहीं करें। जल ही जीवन है। अब देखिए वायुमंडल था, इसको भी सारांश देख लेते हैं। वायु प्रत्येक स्थान घेरती है, ये तो समझ रहे होंगे, इसको हम देख नहीं सकते, अनुभव करते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान घेरती है। उसके बाद है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का मिश्रण, इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वास में अत्यधिक आवश्यक है। पृथ्वी की वह परत जो वायु से घिरे हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान पौधे और जंतु एक दूसरे के लिए करते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलिए उसका सारांश था, देख लीजिएगा। अब देखिए भराव क्या है। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर और नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। उसके बाद है रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु के अपशिष्ट को खाद के रूप में परिवर्तन करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि तथा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है, यानी कागज़ को गला के पुनः कागज़ बनाया जाता है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। प्लास्टिक को कंपोस्टिंग नहीं किया जाता है, इसीलिए प्लास्टिक बैन होना चाहिए और बैन हो भी रहा है। समझिए, हमारे चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए हमें नई तरह के टेक्निक का खोज करना चाहिए। अब देखिए प्लास्टिक बहुत ही घटिया चीज़ है, ये हाली डिकम्पोज नहीं होता, हाली नहीं गलता है और हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है तो वो प्लास्टिक है। इसीलिए प्लास्टिक पर हमारे भारत सरकार ने भी प्लास्टिक पर बैन किया है और बिहार सरकार भी प्लास्टिक पर बैन करने के लिए अग्रसर है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्लास 7 का NCERT का समरी लेके आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार SSC हो या फिर CTET हो।
सीटेट पेपर 2 में भी 6 to 8 साइंस पूछता है, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।